मोहतरम नाजरीन और बिलखसूस 10वीं जमात के जो तलबा हैं जो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से वाबस्ता हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, हमने प्रोज सेक्शन से ये जो लेसन इसका इंतखाब किया है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये आपके सिलेबस में है। तो पिछले सबक में पार्ट फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि एनी फ्रैंक कौन है और एनी फ्रैंक किन हालात में इसने ज़िंदगी गुजारी है और कैसा माहौल था उस वक्त जर्मनी में जब एनी फ्रैंक ने अपनी इस डायरी में अपने ख़यालात का इजहार किया है। तो वो सारी तफसील पिछले पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताई थी और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी टेक्स्ट बुक में इस ऑटोबायोग्राफी का ये जो पार्ट आपके लिए मुंतखब किया गया है, इसमें क्या चीज़ है, इसमें कौन सी डिटेल्स है, मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा ताकि आप अपने आप को एग्ज़ाम के हवाले से प्रिपेयर कर सकेंगे। So before we will go through the whole lesson or you may read out the whole diary, one thing that's clear from the story that there's a message from the story that all people have the right to live in freedom. गुलामी में और बिलखसूस जैसे हालात एनी फ्रैंक पर वहाँ पैदा हो गए थे, यहूदियों पर बिलउमूम जो हालात वहाँ जर्मनी में हिटलर के ज़माने में पैदा हो गए थे, तो स्लेवरी में, गुलामी में किस तरह से सारा टैलेंट और सारी एक्टिविटीज़ मफकूद हो जाती हैं। तो बच्चे के लिए बिलखसूस अपने ख़यालात का इजहार करना और अपनी लाइफ को जीना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये स्लेवरी और जुल्म और जबर लोगों पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए था। तो इससे कितना नुकसान होता है इसका थोड़ा सा व्यू इस डायरी से भी हमें मिलता है। सो एवरीबडी लिविंग on this planet has the right to live a free life. This is the theme of the story. The story begins like this. Annie Frank, she's a courageous girl. She was gifted a diary by her friend on her 13th birthday. एनी फ्रैंक एक बहादुर लड़की है और 13वें सालगिरह पर उसको अपनी दोस्त ने एक डायरी तोहफे में दे दी थी। She named it Kitty and started writing her feelings and happenings around her as she never had a good friend. एनी फ्रैंक इस डायरी को एक नाम देती है किटी और इसमें अपने ख़यालात का और जो रोज़ बरोज़ हालात उसके इर्द गिर्द वाक़या हो रहे हैं उन सब को अपनी डायरी के साथ शेयर करती है, अपनी डायरी पर कलमबंद करती है। Kitty turned to be her friend in which she confided everything. तो किटी इसको एक दोस्त की हैसियत से एनी मानती है और अपने सारे राज इसके साथ शेयर करती है। जो कि जिसके दिल में आ जाता है, उसकी ज़ुबान पर आ जाता है, वो अपनी डायरी के साथ शेयर करती है क्योंकि उसके साथ वहाँ कोई और दूसरा नहीं है जिसके साथ वो अपनी दिल की बातें शेयर कर सके। Thus it was a source of comfort and support to her. इस तरह ऐसे हालात में जबकि वो खुद हाइडिंग में है और बाहर यहूदियों के हवाले से हालात बहुत ख़राब है, हिटलर और उसकी आर्मी नाजी पार्टी उनको ढूंढ कर मार रहे हैं, तो ये डायरी उसके लिए हाइडिंग में सोर्स ऑफ कंफर्ट, उसके आराम का ज़रिया और उसके सुकून का ज़रिया बन जाती है। दिस इज़ बेसिकली एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए यंग गर्ल एनी फ्रैंक। ये असल में खुद नविश्त सवान उम्री है, अपनी ज़िंदगी के मुतल्लिक इस लड़की के लिखे हुए अपने अल्फाज हैं। Who expresses her thought in a diary, वो अपने ख़यालात का इजहार इस डायरी में करती है, अपने मुतल्लिक लिखती है। Her father has gifted the diary on her 13th birthday. Some say it's her father, but some say it was their friend, which she calls with the name of Kitty. Annie Frank is a Jewish girl who is hiding during World War II. ये लड़की एक यहूदी लड़की है और अपने आप को छुपा रही है वर्ल्ड वार सेकेंड में इन ऑर्डर टू अवॉइड नाजीज, क्योंकि नाजी आर्मी और हिटलर की आर्मी उनको ढूंढ रही है। शी शेयर्स हर एक्सपीरियंस एंड द स्टोरी ड्यूरिंग हर टाइम ऑफ डिप्रेशन। और ऐसे सख्त हालात में वो उसका क्या तजुर्बा है, वो किस तरह से क्या फ़ील करती है हाइडिंग में, वो अपना सारा बयानिया कलमबंद करती है। ऑल्सो शी हाइड्स इन द सेक्रेट एनेक्स इन एम्स्टर्डम विद 7 अदर पीपल। उसके साथ और भी कुछ लोग हैं
She lives there for 2 years and describes all her experiences in the diary. 2 साल ऐसी जगह पर गुजारना और फिर सारे अपने तजुर्बात इस डायरी में कलमबंद करना हमें ऐसे हालात, जो सख्त हालात हैं, इनका पूरा नक्शा हमारे सामने खींचा जाता है. Thus she puts her energy into studying and writing, gaining knowledge of politics and literature. तो इन सख्त हालात के दौरान एनी फ्रैंक अपना वक्त ज़ाया नहीं करती है. वो पढ़ती है, लिखती है, तालीम हासिल करती है और सियासत और इल्म अदब के बारे में जानकारी हासिल करती है और लगातार अपने आप को किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहती है और अपने आप को ज़्यादा डिप्रेस और अपने आप को स्ट्रेस में नहीं डालती है. आफ्टर हर डेथ शी बिकम्स वर्ल्ड फेमस बिकॉज ऑफ द डायरी. वो मर जाती है, वो इसी हाइडिंग में मर जाती है, कंसंट्रेशन कैंप में वो मर जाती है, लेकिन पूरी दुनिया इसको जान जाती है. बहुत ही छोटी उम्र में मरने के बाद भी अपनी लिखाई की वजह से, अपनी इस डायरी की वजह से वो एक स्टार बन जाती है, पूरी दुनिया उसको जान जाती है. The author feels that it is strange and unusual for her to write a diary because it's the first time she is going to do it. She is doing it. एनी को लगता है कि एक अजीब और गैर मामूली हरकत है कि वो लिखने जा रही है, क्योंकि उसने उससे पहले कभी लिखा ही नहीं था. वो बस 13 साल की लड़की है. पढ़ा तो था, लेकिन लिखना एक फ़न है. लिखने के बारे में उसको कोई तजुर्बा नहीं था. शी फील्स दैट इन द फ्यूचर नो वन विल रीड अबाउट अ यंग गर्ल्स पास्ट एक्सपीरियंसेस. उसको अंदाज़ा हो रहा है, उसको लगता है, उसका ख्याल है कि मुस्तकबिल में उसके ख्याल पढ़ने के लिए किसी को दिलचस्पी पैदा नहीं होगी, क्योंकि एक 13 साल की लड़की क्या ज़बरदस्त ख्याल रख सकती है, क्या ज़बरदस्त थाट रख सकती है. शायद लोगों को इसमें बाकी उसके बाद दिलचस्पी नहीं रहेगी. बट देन शी पुट्स दीज थाट्स अवे एंड डिसाइड्स टू राइट हर थाट्स. उसके बाद वो अपने आप को दिलासा देती है कि चलो, मुझे किसी को खुश करने के लिए तो लिखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को स्ट्रेस से बचाने के लिए तो लिखना है, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा. द ऑथर इज़ फीलिंग वेरी लोनली एज शी हैज़ नो फ्रेंड्स टू टॉक टू. ऐसे हालात में कलमकार अपने आप को बिल्कुल अकेला पाती है और वो समझती है कि उसके इर्द गिर्द ऐसे दोस्त नहीं हैं जिनके साथ वो दिल की बातें शेयर कर सके. शी वॉन्ट्स टू गिव हर नीड ऑफ अ फ्रेंड अ शेप, हेंस डिसाइड्स टू नेम द डायरी एज किटी. ये जो एक दोस्त होने की तड़प है, जुस्तजू है, एक चाहत है, वो इसको एक नई शक्ल दे देती है और अपनी डायरी के साथ दोस्ती कर लेती है और अपनी डायरी को जब भी पुकारती है तो किटी के नाम से पुकारती है. The writer feels that the paper has more capacity to absorb thoughts rather than people who have low patience level. कलमकार का ख्याल है कि कागज़ ज़्यादा सब्र रख सकते हैं और क़ुव्वत बर्दाश्त रख सकते हैं. अगर हम कागज़ पर कोई भी तलख या शीरीन बात कागज़ के साथ शेयर करेंगे तो वो किसी परेशानी का शिकार नहीं होता और आपके राज भी एक्सपोज नहीं करता है. उसके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस है, क़ुव्वत बर्दाश्त है. लोग इतना क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं रख सकते हैं. लिहाजा किसी इंसान को दोस्त बनाना ज़्यादा कारआमद नहीं हो सकता है जितना कि कागज़ के साथ, डायरी के साथ दोस्ती करने में फ़ायदा है. She has a good time with friends but can't share everything with them as they are not true friends. हालांकि उसके कुछ लोग इर्द गिर्द तो हैं, लेकिन वो नहीं समझती है कि वो सच्चे दोस्त हो सकते हैं. She refers to her father as the most lovable who presents her diary on her 13th birthday. वो अपने बाप के हवाले से बहुत अकीदत और मोहब्बत रखती है, जिसने ये डायरी 13वें सालगिरह पर उसको दे दी होती है. On June 20, 1942, she mentions how her class is nervous about their results. किटी इस डायरी में एक दिन की कहानी भी लिखती है कि एक ज़माने में जब वो स्कूल जाया करती थी, जून 20, 1942, किस तरह एक दिन उनका सारा क्लास किसी खौफ और परेशानी की वजह से थरथरा रहा था. The author says that only subject she is unsure about is mathematics. दरअसल उस दिन जबकि सारे बच्चे क्लास में थरथरा रहे थे, उनका रिज़ल्ट आने वाला था सेकेंड हाफ में, तो ऑथर अपने बारे में ये ख्याल रखती थी,
یہ سوچتی تھی کہ وہ ہر کسی سبجیکٹ کو پاس کر سکتی ہے، اچھا کر سکتی ہے، لیکن میتھمیٹکس کے حوالے سے اس کو بھی پریشانی لاحق تھی. She and her friend G are trying to stop the students from making noise, but to no avail. وہ اپنے دوست کے ہمراہ سمجھتی ہے اور چاہتی ہے کہ جو بچے اس کلاس میں شور مچا رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، ان کو خاموش کرائے، لیکن اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. According to the author, about the quarter of the class should not pass as they do not participate in any activities. آتھر کا خیال ہے کہ اس کلاس کا ایک بیشتر حصہ دوسرے کلاس میں پروموٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ کسی کام میں دلچسپی دکھائی نہیں رہے ہیں، وہ ڈل ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں. And he recalls how the maths professor is constantly irritated by her talkativeness. اینی کو یہ بھی یاد آ جاتا ہے کس طرح میتھس پروفیسر، ان کا استاد، اس کو بہت ڈانٹتا تھا کیونکہ وہ زیادہ باتیں کرتی تھی. While talking in his classes, he gives her extra homework as punishment. اینی جب کلاس میں بہت زیادہ باتیں کرتی تھی تو اس کا میتھس ٹیچر اس کو زیادہ ایکسٹرا ہوم ورک دے دیتا تھا سزا کے طور پر، تاکہ وہ زیادہ باتیں نہ کرے. The first punishment is to write an essay on Chatterbox. پہلے دن جب انی کو وہ زیادہ باتیں کرتے ہوئے پکڑتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ تم ایک مضمون لکھ کے لانا گھر سے جس کا عنوان ہوگا چیٹر باکس، باتونی، زیادہ باتیں کرنے والا. A chatterbox is a person who talks too much, which the author thinks is weird. آتھر کو جب یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے اس پر مضمون لکھنے کے لیے تو اس کو لگتا ہے کہ ایک عجیب سا عنوان ہے. She imagines about the topic and decides to present concrete arguments in support of talking. آتھر کو پتا تھا کہ اس کے ٹیچر نے اس کو اسی لیے یہ عنوان دیا ہے تاکہ وہ اپنے مرض کا علاج کر سکے اور اس گھر میں اس پر سوچے اور لکھے کہ باتیں کرنا اچھا نہیں ہے. لیکن آتھر ایسی تھی کہ وہ گھر پر بیٹھ کر اپنی جو یہ کوالٹی ہے ٹاکیٹونیس کی، زیادہ باتیں کرنے کی، اس پر آرگیو کرنے کی، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی، جسٹیفائی کرنے کی اس نے بہت سوچی اور ایک کنکریٹ خیال اس نے رکھا کہ باتیں کرنا اس کے لیے کتنا ضروری ہے اور کتنا فائدہ مند ہے. She writes that she will try to better herself but can't eliminate talking completely. تو وہ اس مضمون میں لکھتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی، لیکن وہ باتیں کرنے کا جو اس میں جو خاصیت ہے اس کو دور نہیں کر سکتی ہے، پوری طرح سے 100% دور نہیں کر سکتی ہے. The professor finds it amusing but allots another topic after she did not change her nature. اس کے استاد کو اس کا مضمون پسند آ جاتا ہے اور اس کو مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے، لیکن جب انی اس کے بعد بھی اپنا نیچر نہیں بدلتی، باتیں کرنا نہیں چھوڑتی، تو اس کو دوبارہ ایک عنوان پر مضمون لکھنے کو کہا جاتا ہے. The topic is an incorrigible chatterbox. جو دوسری بار اس کو مضمون لکھنے کو دیا جاتا ہے اس کا عنوان ہے an incorrigible chatterbox. ایسا باتونی جس کا کوئی علاج نہیں. Incorrigible, one that cannot be cured, that cannot be treated, that cannot be corrected, which refers to a habit that's difficult to change. تو ایک ایسی عادت کی طرف اشارہ کرتی تھی جو کہ بالکل انی کی طرف ہی اشارہ تھا کہ ایک ایسی عادت ہے جس کو شاید بدلا نہیں جا سکتا ہے. After keeping an eye on her, the professor gives her another topic. اس پر بھی جب انی کچھ نہ کچھ لکھتی ہے تو پروفیسر اس مرض کا علاج کرنے کے لیے اس کو تیسری بار ایک اور مضمون دے دیتی ہے اور اس میں بطخ کی آواز ہے. Quack, 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 said Mistress Chatterbox. یعنی ایک ایسی باتونی جو دن بھر کویک 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 کرتی رہتی ہے، اس پر لکھو. یعنی یہ تو بالکل ہی اینی کے بارے میں ہی لکھنا تھا کہ آپ ایک باتونی ہو اور بطخ کی طرح پورے دن کویک 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 کرتی رہتی ہو، اس پر کچھ لکھو. She runs out of thought after writing 2 times on a similar topic. اینی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دماغ خیالات سے بالکل خالی ہو چکا ہے کیونکہ ایک ہی عنوان پر 2 مضمون اس نے پہلے سے ہی لکھے تھے اور اب تیسری بار اسی عنوان پر مضمون لکھنا اس کے لیے مشکل تھا. لیکن ایک دوست اس کی تھی، اس کی مدد سے وہ کامیاب ہو گئی. She decides to write her third topic in the form of a poem. تو اس دوست نے ہی اصل میں اس کو مشورہ دیا تھا کہ میں آپ کو ایک پوم کی صورت میں اسی عنوان پر ایک نظم بنا کے دے دیتی ہوں. And writes a satire and luckily the professor takes it lightly. اور پھر جو انہوں نے لکھا تو وہ ایک
तंज़ व मज़ाह से भरा एक कलाम था, उस पर तंज़ भी था और मज़ाह भी था। और प्रोफेसर ने जब उसको देखा तो वो बहुत मुस्कुराया, उसको समझ में आ गया कि एनी बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। The professor recites the entire poem in front of the class and the author talked uninterruptedly after this. उसके बाद प्रोफेसर ने एनी को बताया कि तुम अब बातें कर सकती हो, क्योंकि बातूनी बच्चा होने के बावजूद भी एनी डल स्टूडेंट नहीं थी, वो बहुत इंटेलिजेंट थी और उसने हर वक्त यही प्रूव किया कि उसके अंदर टैलेंट है, एफिशिएंसी है। तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद व्हाट डू वी अंडरस्टैंड इन दिस स्टोरी? From the diary of Annie Frank, we can conclude that a young student needs to talk and feel joyous in order to stay mentally fit. बच्चे की असल खासियत यही है कि वो बातें करता है, खुश रहना पसंद करता है, तो यही बच्चे के सेहत के लिए अच्छा है, दिमागी सेहत के लिए अच्छा है। अगर हर वक्त एक उस्ताद बच्चे को खामोश कराए और क्लास में बात करने की इजाज़त नहीं दे और हर वक्त एक मिलिट्री ऑफिसर की तरह बार बार चिल्लाता रहे, तो बच्चे की दिमागी नशोनुमा नहीं हो सकती है। A child needs a lot of freedom within the classroom, out of the classroom, to stay mentally fit, to develop and grow proportionally. So this was a brief idea, a brief summary of the whole story of this autobiography that's in your textbook. So I think you might have understood the story well, and you would be better able to answer the questions in your examinations. So, but this summary and the brief ideas that I discussed with you today can't be an alternative to the self-study. Every time you should think that these are the clues, this is a sort of help we can provide you, but this is not a replacement to the self-study. You have to study. You should study your lesson by yourself, line to line, and try to understand everything in detail. And then you should try to answer the questions that are given at the end of the lesson. And then you should try to write down the summary in your own words in order to be able to prepare yourself better for the examination. So I think it's enough for today. We'll be meeting very soon with a new thing in your English. Thank you very much.